नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन जहां विधायकों को विधानसभा बदली हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी भी सत्ता पक्ष को घेरने के मूड में नजर आए। पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। अभिभाषण के बाद पूर्व सदस्यों के देहांत पर सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बजट सत्र शुरू होने से लेकर स्थगित होने तक सदन में बहुत कुछ हुआ और उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, वाकिफ करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यूपी के 18वें विधानसभा में हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। यूपी की 18वीं विधानसभा के बजट सत्र की तस्वीर पिछले बजट सत्र से काफी अलग नजर आई। सदन में पेपर कम नजर आए, विधायकों की सीट पर टैबलेट नजर आए। विधानसभा का सोशल मीडिया पर प्रसारण भी हुआ। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही यूपी की 18वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। किसी भी विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण बेहद अहम होता है, इसलिए यूपी विधानसभा के इस बजट सत्र में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में जहां पिछले 5 सालों में यूपी सरकार ने क्या किया, क्या कर रही है, उसे लेकर तस्वीर साफ होती है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के विकास के लिए सरकार क्या प्लान कर रही है, उसकी भी झलक मिलती है। विधानसभा में यूपी की राज्यपाल ने बुंदेलखंड का खास जिक्र किया। क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। विगत 5 वर्षों में दशकों में लंबित चल रही बाण सागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर सहित कुल 20 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनसे 21.82 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। इससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु तृतीय पैकेज में फूल पहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना एवं मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर प्रणाली की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 184.61 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 74,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों का कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बुंदेलखंड हमेशा से ही यूपी सरकार के लिए बड़ा चुनौती रहा है। बुंदेलखंड में विकास की गंगा की धारा पहुंचाने में यूपी की बीजेपी सरकार लगातार जुटी है। साथ ही यूपी की राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। विगत 5 वर्षों में दशकों में लंबित चल रही बाण सागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर सहित कुल 20 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनसे 21.82 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। इससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु तृतीय पैकेज में फूल पहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना एवं मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर प्रणाली की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 184.61 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 74,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों का कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी से विकास कार्य को गति मिलती है, इसलिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार किया गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नवंबर 2021 में किया गया। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है तथा इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबी
एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज्य के सभी एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के बृहद रोड नेटवर्क को सुगम यातायात योग्य बनाए रखने हेतु राज्य स्तरीय अभियान चलाकर गड्ढा मुक्ति, विशेष मरम्मत, नवीनीकरण एवं सतत सुधार का कार्य प्रगति पर है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों को चरणबद्ध रूप से 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के विकास में हवाई कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक विरासतों के आदान प्रदान, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए एक्सप्रेसवे की भूमिका सबसे अहम है। अगर आवागमन सुचारू होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और व्यापार के भी, चाहे फिर वो छोटे हों या बड़े हों। और यही कारण है कि यूपी की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में हवाई सेवाओं पर भी पूरा फोकस किया है। लखनऊ एवं वाराणसी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 नवंबर 2021 को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया। 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित होने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करने हेतु भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा चुका है। यातायात सुलभ हो, एक्सप्रेसवे जैसी सुविधा हो और हवाई सेवाओं का आमजन को पूरा लाभ मिले तो जिस राज्य में ये सारी सुविधाएं होती हैं, उस राज्य में निवेशकों की रुचि भी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि योगी सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था को देखते हुए निवेशकों की रुचि उत्तर प्रदेश में बढ़ी। जब निवेश बढ़े तो रोजगार के अवसर भी बढ़े। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। यूपी इन्वेस्टर समिट 2028 प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में से 8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तृतीय ग्राउंड लेवल ब्रेकिंग सेरेमनी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की महती भूमिका है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकार उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन वातावरण का सृजन किया गया है। MSME अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 72 घंटे में उद्योग स्थापित करने की अनुमति देकर 1000 दिनों तक विस्तृत प्रपत्र दाखिल करने की सुविधा दी गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों के उत्पादन पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु मेरी सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है। ये विधान का आगाज कर यूपी सरकार ने डिजिटलाइजेशन के अंतरिक्ष पर यूपी को भी बहुत ऊंचाई पर ला दिया। यही कारण है कि योगी सरकार में डिजिटलाइजेशन पर भी पूरा फोकस रहा। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत 38 सरकारी विभागों की 272 शासकीय सेवाएं जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के आम जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख जन सेवा केंद्रों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कुल 1.72 लाख केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना में 500 सीटर कॉल सेंटर पर नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण संबंधित विभागों के स्तर से किए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को
तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस दिनांक 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी चुनाव में बिजली का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ नजर आया। जहां सभी विपक्षी दल मुफ्त बिजली पर दांव खेल रहे थे, तो उसी दौरान यूपी की योगी सरकार ने भी बिजली आपूर्ति पर नहले पर दहला चल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में भी यूपी की जनता को योगी राज ही पसंद आया। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु पिछले 5 वर्षों में 705 नए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं तथा 1413 उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाई गई है। हरदुआगंज तापीय परियोजना के अंतर्गत निर्मित 1.660 मेगावाट की इकाई चालू कर दी गई। वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे एवं गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित किया। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 1 जनवरी 2022 से बिजली के बिल में 50% की छूट प्रदान की गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित 1819 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में कुल 2492 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की। मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रति संवेदनशील है। बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, सड़क योजना और यूपी के अलग अलग शहरों का सौंदर्यीकरण, इन सब मुद्दों के साथ ही यूपी की सरकार राज्य के बुजुर्गों के लिए कर्तव्यनिष्ठ रही। यही कारण रहा कि अलग अलग पेंशन योजना के जरिए योगी सरकार बुजुर्गों का भी सहारा बनी। विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। निराश्रित महिला पेंशन अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अंतर्गत कुल 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति थी, उसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक वक्त वो था जब यूपी में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन लिंगानुपात को समान रूप से बनाए रखने के लिए और राज्य में कन्याओं को उनका अधिकार दिलवाने के लिए भी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की जा रही है। अब तक 12,59,000 से अधिक बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित कराया जाता है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,73,000 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत लगभग 94,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया।
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना अंतर्गत जन्य अपराधों से पीड़ित महिला एवं बालिकाओं को 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। यूपी की 18वीं विधानसभा में जहां यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी सरकार के अलग अलग बिंदुओं पर सरकार की योजनाएं बताई, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार के महत्वपूर्ण कदमों का भी जिक्र किया। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के 1.89 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार के रूप में फोर्टिफाइड गेहूं, दलिया, चना, दाल, खाद्य तेल तथा चावल का वितरण किया जा रहा है। लोगों को पौष्टिक साग सब्जियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माह सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रति माह की दर से इंसेंटिव दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सेनाओं के लगभग 3.99 लाख भूतपूर्व सैनिक और 0.67 लाख दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, मेरी सरकार इनकी देखरेख एवं समस्याओं के निवारण के लिए सतत प्रयत्नशील है। शहीद हुए सैनिक के परिवार को पूर्व में दी जाने वाली 25 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपी में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी योगी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाती रही, फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक तौर पर। अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। कामगारों, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिनमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक एवं आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोविड महामारी की कठिनाइयों से गरीब परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा अपने सुशासन के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक, जून 2021 से अगस्त तक 21 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूं एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए 3 अन्य आवश्यक वस्तुओं आयोडाइड नमक, दाल, साबुन, चना, रिफाइंड सोयाबीन तेल को भी सम्मिलित कर निःशुल्क वितरण किया गया। यूपी में ई विधान के बजट सत्र में जहां विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हंगामे के बीच यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पूरा किया, जिसमें यूपी की आने वाली तस्वीर की झलक भी दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यूपी सरकार के 18वें विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जहां यूपी सरकार के विकास को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर पूरा बजट बताया, तो वहीं पर भूमाफिया और माफिया पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने कौन से ठोस एक्शन लिए उसका भी जिक्र किया। पर्यावरण और नदियों की स्वच्छता के साथ ही गांव के विकास और ग्रामीणों के उत्थान के लिए भी योगी सरकार की बनाई हुई योजनाओं का जिक्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा में किया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असल भारत गांव में बसता है और इसी सिद्धांत पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही लक्ष्य है कि देश के गांव, खेत खलियान हरे भरे रहें। ग्रामीणों को न सिर्फ सभी योजनाओं का लाभ मिले बल्कि देश के ग्रामीण आधुनिकता से भी जुड़े। ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का स्वप्न था। मेरी सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 102 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा, कालाजार, एईएस एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वन टांगिया, मुसहर, कोल, सहारिया एवं थारू वर्ग, नट एवं चेरो जनजाति के आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत 5 वर्षों में 3,414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। 73.06 लाख क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर लगभग 4.67 करोड़ घरों में शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। सर्वांगीण विकास पर ही सिर्फ योगी सरकार का फोकस नहीं रहा बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार पूरी फॉर्म में नजर आई। फिर चाहे बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ढाना हो या फिर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना हो। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराए जाने हेतु एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन तथा अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने एवं कृत कार्य का प्रभावी अनुसरण किए जाने हेतु एंटी भूमाफिया पोर्टल का विकास किया गया है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत कुल 76,398 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। गरीब व्यक्तियों को, प्रवासी श्रमिकों, तीमारदारों आदि को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के जनपदों में 332 सरकारी एवं 148 गैर सरकारी कुल 480 कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए थे। इनके माध्यम से कुल 7,23,627 निःशुल्क फूड पैकेटों का वितरण किया गया था। कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कर्मियों की संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही काशी के कायाकल्प के बाद यूपी की बीजेपी सरकार ने पर्यावरण की स्वच्छता और नदियों की सफाई के लिए भी एक बड़ा बजट खर्च किया। करोड़ों पेड़ लगाने के साथ ही गंगा और यूपी की दूसरी नदियों की सफाई का भी लक्ष्य यूपी सरकार ने निर्धारित किया। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इनमें सामाजिक वानिकी की मुख्य योजना है। गत 5 वर्षों में 100 करोड़ वृक्षों को रोपित किया गया है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में हरित विस्तार हेतु 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पढ़े उत्तर प्रदेश, बढ़े उत्तर प्रदेश, यही लक्ष्य लेकर यूपी की योगी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसके चलते यूपी की राज्यपाल ने बकायदा विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए योगी सरकार के कदमों के बारे में जानकारी दी। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में परिषदीय विद्यालय में छात्र नामांकन लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा की धनराशि सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। शिक्षित उत्तर प्रदेश के साथ ही 2017 में सत्ता में आने के बाद यूपी की बीजेपी सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक और अहम लक्ष्य रहा है और वो लक्ष्य है स्वस्थ उत्तर प्रदेश। और इस लक्ष्य को साधने के लिए योगी सरकार का एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का कदम सबसे अहम है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर व रायबरेली में एम्स की संचालित है। प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित है व 14 जनपदों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में दिए हुए अभिभाषण से योगी सरकार का यूपी के लिए आगामी विजन साफ पता चलता है, यानी सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।